नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट के इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इसमें हम इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस को एक नए तरह से शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही ये समझने का प्रयास करेंगे कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए सिलेबस का उसके दिमाग में छपा होना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा क्यों है? वाई यूपीएससी सिलेबस शुड बी इम्प्रिंटेड इन एस्पिरेंट्स माइंड। देखिए, इसके पीछे पहला तर्क तो ये है कि जब यूपीएससी पेपर सेट करता है तो जो सिलेबस में की पॉइंट्स होते हैं, जो सिलेबस में की पॉइंट्स मेंशन्ड हैं, उनको बहुत ही बारीकी से ध्यान में रखता है क्वेश्चन पेपर बनाते समय। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर एक एस्पिरेंट को सिलेबस का क्लियर आइडिया है तो वो जब भी कोई स्टडी मटेरियल पढ़ता है वेरियस सोर्सेज के थ्रू, तो उसको वो फोकस में रखता है कि उससे वो काम की चीज़ें क्या पढ़ रहा है और गार्बेज चीज़ें क्या है उसको वो फिल्टर आउट कर देता है। तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर से हम अपने काम की चीज़ें, रेलेवेंट चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट करें और उससे जो है हम अपना नोट्स कैसे बनाएं, ये सिलेबस को ध्यान में रखने से आसान हो जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट अगर देखें जो है, तो सिलेबस, इसके साथ ही साथ जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होता है कि हमें ये आइडिया लगता है, ये पता लगता है कि किस पोर्शन से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि सिलेबस में कौन सा पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग टीवी न्यूज डिस्कशंस, डिबेट ये सब देखते होंगे। इसमें हमें अपने काम की चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में हमारा सिलेबस का याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप यूपीएससी 2020 के नोटिफिकेशन में देखें तो वहाँ पे इंडियन पॉलिटी के प्रीलिम्स के सिलेबस में सिंपल एक लाइन लिखी हुई है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसमें एक छोटे छोटे सबसेक्शंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स एंड इशू, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन ये काफ़ी प्रिसाइज पॉइंट है, इनको थोड़ा एलोबरेट करने के लिए ज़रूरत है, खास करके उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी अभी तैयारी स्टार्ट की है, कि एक्चुअली में सिलेबस में उनको पढ़ना क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा संविधान है, ये कई बार इस पे आरोप लगते हैं कि ये टेलर मेड कॉन्स्टिट्यूशन है, कहीं से कट और पेस्ट किया गया है। जी, ऐसी बात नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कई सौ साल में धीरे 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 करके एक इवोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू गुजरा है। उसमें ज़रूरत के हिसाब से जो चीज़ों को बदलने की आवश्यकता थी, ऐसा लगा संविधानविद को कि ये चीज़ें हमारे देश के हिसाब से सुटेबल हैं और इसे बदलना चाहिए, इसके हिसाब से एडाप्ट कर देना चाहिए। और हमारी जो ये डाइवर्सिटी है, उसको जो चीज़ सूट करती है उसको लेना चाहिए। उसके हिसाब से उन्होंने संविधान में चेंजेज किए। देखिए, इसको हम कई भागों में देख सकते हैं। सबसे पहला डिवीजन हम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का। इसमें क्या है कि हम बहुत सारे पॉइंट्स देखेंगे, जैसे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कंपनी का रूल था, उस जो कि 1773 से 1858 तक था। उसके बाद क्राउन का रूल आया 1858 से 1947 तक। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम इन चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। फिर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करेंगे। इसमें वेरियस जो है कमिटीज कैसी थी, जो है इसमें कितना टाइम लगा, किन किन पार्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, किस चीज़ पे कितना डिबेट हुआ, इन सब चीज़ों को फोकस करेंगे। उसके बाद हम सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे। सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मेरा मतलब है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की का मूलभूत गुण क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसको इसमें डिस्कस किया गया है। जैसे कि ये दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको बहुत सारे सोर्सेज से ड्रॉ किया गया है। ये इसमें एक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे कि फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी वायस है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ऐसी तमाम सी चीज़ें। तो इसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगला पार्ट आता है आपका प्रीएम्बल। देखिए दोस्तों, जब एक उदाहरण के तौर पे आप समझिए कि जब कोई किताब लिखी जाती है तो लेखक ये करता है, राइटर ये करता है कि जब पूरी किताब लिख लेता है उसके बाद उसकी प्रस्तावना लिखता है, जिसको प्रीएम्बल या प्रीफेस कहते हैं।
प्रस्तावना सबसे पहले इस बात को दर्शाती है कि वो किताब किस बारे में लिखी गई है, उस किताब को लिखते समय राइटर ने किस बात पर विशेष ध्यान दिया गया है, किन किन बिंदुओं को विशेष रूप से मेंशन किया गया है। ठीक हमारे संविधान के केस में भी प्रस्तावना इसका एक तरह से इमेज है, मिरर है, जो है आत्मा है। संविधान हमारा, संविधान में संविधान निर्माताओं की आकांक्षाएं क्या थी, हमारी जनता की आकांक्षाएं क्या थी, जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, उसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य था, हम क्या प्राप्त करना चाहते थे, ये चीजें प्रियम्बल में मेंशन की गई हैं। जो है आगे हम देखते हैं कि अब उस आगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स को देखते हैं तो उसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है। अच्छा दोस्तों, कमेंट करके एक चीज बताइए कि अभी नई नई 2 यूटीज का गठन किया गया है, ये यूटीज कौन कौन सी हैं। अगला पोर्शन देखें तो सिटीजनशिप के बारे में डिस्कशन है, फिर फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको शॉर्ट में डीपीएसपी भी कहते हैं, फिर आगे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जिनको जोड़ा गया जो है स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के आधार पर। उसके बाद अभी आपको मैंने डिस्कशन में बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक जो है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। तो दोस्तों ये संविधान का संशोधन, जिसे अमेंडमेंट भी कहा जाता है, ये किया जा सकता है। तो यही वो प्रोसेस को इसमें बताया गया है कि इसका अमेंडमेंट कैसे किया जाएगा। जब संविधान का अमेंडमेंट किया जाने लगा तो एक विवाद उठ के खड़ा हुआ कि क्या कहीं मेजॉरिटी के चक्कर में जो आने वाली सरकारें हैं वो संविधान की संरचना को ही ना बदल दें। तो इसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये नया मामला सामने आया, इसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे सिलेबस में। आगे अब देखिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स सिस्टम, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, गवर्नमेंट और उसका जो सिस्टम है उसमें हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पढ़ेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को पढ़ेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट में आप अगर देखें तो इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट कमेटीज, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट्री फोरम, इसके अलावा हमारे यहाँ जुडिशरी का जो है यूनिफाइड सिस्टम है, यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है, तो उसमें हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके आगे अगर जाएं तो हम यहाँ पे मेंशन है सिलेबस में स्टेट गवर्नमेंट का, तो स्टेट गवर्नमेंट में हम जो है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, स्पेशल स्टेटस ऑफ। इसके अलावा दोस्तों अगले पार्ट में अगर आप देखें जो है तो कुछ स्टेट्स को स्पेशल जो है कि कुछ स्टेट के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं, इसमें जो कि आर्टिकल 371 से आर्टिकल 371 जे तक है, और ये कहाँ मेंशन है, संविधान के 21वें भाग में पार्ट 21। ठीक है, इसमें क्या है 12 स्टेट्स के लिए जो है स्पेशल प्रोविजन का प्रावधान किया, स्पेशल प्रोविजन है। ये स्टेट कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड कर्नाटका। आगे अगर सिलेबस की बात करें तो इसमें लोकल गवर्नमेंट का मेंशन है, लोकल गवर्नमेंट, उसके बाद जो है यूटीज एंड स्पेशल एरिया का भी मेंशन है। अब इसमें अगर हम और आगे देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का मेंशन है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी इत्यादि इत्यादि। फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का भी मेंशन किया गया है। देखिए दोस्तों एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि कुछ जल्दीबाजी में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की जगह कई लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का भी वर्णन बोल देते हैं, जबकि वो सही नहीं है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब असंवैधानिक होता है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या है कि वो संस्थाएं जो संविधान में जिनका मेंशन नहीं किया गया है वो या तो संसद के नियम द्वारा या किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा बनाई गई हैं, जबकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है इलीगल, मतलब ये नेगेटिव सेंस क्रिएट करता है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इज द राइट वर्ड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं। कभी कभी जल्दीबाजी में आदमी बोल देता है, उसके लिए मैंने कहा। उसके बाद अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस को हम देखेंगे जो है, जैसे कि मान लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज है, स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस हैं, इन चीज़ों का हम डिटेल में स्टडी करेंगे जो है।
इसके आगे हम देखते हैं कि इसमें कुछ मिसलिनियस चीज़ें भी हैं। मिसलिनियस चीज़ें में कि इलेक्शन हमारे देश में कैसे होता है, इलेक्शन से रिलेटेड क्या कानून है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमारे देश में कितने हुए हैं, क्या क्या इसका प्राविधान है, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, फिर प्रेशर ग्रुप्स के बारे में जानकारी रखेंगे। और इसके सबके लास्ट में जो है नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे लास्ट में इस चीज का डिस्कशन किया जाएगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, लेकिन ये बात शाश्वत सत्य है कि समय के साथ हर चीज में परिवर्तन आवश्यक होता है। समय के साथ मनुष्य की जरूरतें बदलती हैं, समय के साथ लोगों की इच्छाएं आकांक्षाएं सब चीजें परिवर्तित होती हैं। तो उसके साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या रिक्वायर्ड चेंजेज हैं वो लाने की क्या ज़रूरत है, इसके लिए जो है कई बार ऐसी समितियां बनाई गई जिनको नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये रहा एक सिलेबस का ब्रीफ डिस्कशन। आगे जो जिस सीक्वेंस में मैंने सिलेबस को मेंशन किया है उसी क्रम में वीडियो बनेंगे। और डिस्कशन अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।